तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये एक जनरल डिस्कशन रहेगा, एक ओवरव्यू टाइप ये वीडियो रहेगी जिसमें हम पूरा का पूरा जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बार कवर करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसके बारे में अब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एनफोर्स में आया है, क्या ज़रूरतें थी और किस तरह से आज के टाइम हम इस पे वर्क कर रहे हैं और ये हमारे साथ किस तरह से काम करता है सोसाइटी के अंदर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि 1872 के अंदर पास हुआ था, जो 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ भारत, उससे पहले ये लॉ जो है एनफोर्स में आ चुका था। तो इसकी एनफोर्समेंट की जो डेट है वो रही लगभग 1 सितंबर 1872 के आसपास। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं इसमें, जिसमें आपको मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जिसमें चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 11 ये रिपील कर दिया गया था और इसको रिपील करके दो नए एक्ट्स बने थे, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है और पार्टनरशिप एक्ट है। ये इसी के अंदर से निकल कर बने हैं और ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही सिंप्लीफाई वे में मैं आपको इसमें समझाऊंगा। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, चीज़ों को अच्छे से समझते चलना है और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एनफोर्समेंट हुई इसकी 1 सितंबर 1872 में, जब अंग्रेज़ों का समय था उस समय ये एनफोर्स में आया। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, कोई भी बिज़नेस अगर आपको करना है तो इर्रेगुलरिटी के साथ वो बिज़नेस नहीं हो सकता। उसके लिए आपको चीज़ों को स्ट्रीमलाइन में लाना बहुत ज़रूरी होता है, उनको लॉ के अकॉर्डिंग चलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया गया, जिसे मर्केंटाइल लॉ के नाम से भी जाना जाता है और ये एक सिविल नेचर का लॉ है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग रेमेडीज़ हैं। इसमें कंपनसेशन आप जो है वो मांग सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकते हैं, इंजंक्शन के लिए जा सकते हैं। ये सारी टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलना है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो इसके बारे में जनरली जान लेते हैं, फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे कि कंपनीज एक्ट वगैरह जितने भी हैं ना, वो सारे के सारे मर्केंटाइल लॉ में आते हैं। जो भी मर्केंटाइल लॉ कहने का मतलब कमर्शियल लॉ भी बोला जाता है इसको, यहाँ मैंने लिखा भी है। तो ये सारे के सारे एक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आपका कंपनीज एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ये सारे एक्ट आपके मर्केंटाइल लॉ में आते हैं और ये सिविल नेचर के जो है लॉ हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया दोस्तों क्या रहा इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर, इज़ टू एंश्योर द सर्टेनिटी एंड डेफिनिटनेस इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो सर्टेनिटी हो, कुछ डिफाइन करके जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उस तरह से रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज के टाइम हम कुछ और कह रहे हैं और कल जब हमारा जो मैच्योर हो गई हमारी डील, उसके बाद हम किसी बात से पलट जाए कि मैंने इतने नहीं जी, मैंने तो इतने पैसे मांगे थे। तो वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और स्मूथ जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत पहले जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत किस तरह से होती है, स्टार्टिंग। तो देखिए, जब कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी स्टार्टिंग हमेशा पहले ऑफ़र से होती है, प्रपोजल से, कि मैं आपको कुछ दूं उसके बदले में आपसे कुछ लूं। तो पहले कहने का मतलब मैं आपको प्रपोजल और ऑफ़र दे रहा हूं जो आप एक्सेप्ट करेंगे और वो इवेंचुअली एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, समझना इसको बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करके पूरी वीडियो में इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका कवर करवा दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया भी, पर्सन जो प्रपोजल देता है वो या तो प्रोमिसर कहलाता है या ऑफरर कहलाता है। ठीक है, और जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है वो या तो प्रोमिसी कहलाएगा या ऑफरी कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक शॉपकीपर हूँ। ठीक है, मैंने आपको कहा कि मेरे से ये सामान आप लो, तो मैं उसमें हुआ प्रोमिसर और ऑफरर, और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है जी, मैं आपसे एक पिज़्ज़ा ले लेता हूँ, आप दे रहे हो। तो उस टाइम पे आप कौन हो? आप वो प्रोमिसी, और जिसे ऑफरी भी बोला जाता है। तो कोई बंदा प्रपोजल देगा और दूसरा बंदा जब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा
देन इवेंचुअली ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर मैंने सिर्फ प्रपोजल दिया, सामने वाले ने मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा और इस एक्ट के अंदर मैं ऐसी एक्टिविटीज़ को एनफोर्स नहीं करा सकता। ठीक है, अब जानते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। एक जो सेक्शन 2H है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो एक्चुअली डिफाइन करता है कि एग्रीमेंट और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो 2H बताता है कि एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में आपने मेरे को कुछ चीज़ दी और मैंने उसको एक्सेप्ट करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन अगर वो चीज़ इलीगल है तो थोड़ी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आप कह दो कि भाई हम आपको जो है इतने किलो जो है ड्रग्स देंगे XYZ, तो वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। कहने का मतलब कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्स होता हो उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ऐसे हर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ सेक्शन 2G एग्रीमेंट की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज़ वॉइड। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ है अगर वो लॉ से एनफोर्स नहीं हो सकता, मैं कोर्ट में जाकर उसकी रेमेडी नहीं ले सकता, तो वो एग्रीमेंट मेरा जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको और अच्छे से समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट है लेकिन लॉ से एनफोर्स है, और दूसरा एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये मैंने बता दिया आपको समझने के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग है इसमें आपकी। इसको बड़े ध्यान से सुनना, आपको परेशान नहीं होना, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, लेकिन आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। तो अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया कि यू गेव मी ऑफर एंड आई एक्सेप्टेड द सेम, वी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। पहले हम एग्रीमेंट में एंटर होएंगे। अगर एग्रीमेंट हमारा लॉ के थ्रू एनफोर्स हो सकता है तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। समझ गए आप? पहले तो हम दोनों ने एक एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ मैं आपको इतने रुपए में ये सामान बेचूंगा, आपने कह दिया ठीक है जी, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट। लेकिन उस एग्रीमेंट की एनफोर्सिबिलिटी लॉ के थ्रू होगी तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर वो लॉ के थ्रू एनफोर्स ही नहीं हो सकता तो वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा, वो यहाँ पर एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्कीम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब ये क्या चीज़ है, देखो इस एक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए दो स्कीम्स में जनरली डिवाइड किया गया है। पहला तो है जनरल प्रिंसिपल जो सेक्शन 1 to 75 कवर करते हैं। फिर है दूसरा आपका स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो 124 to 238 को कवर करता है। एक्चुअल में इस जो क्या नाम से एक्ट के अंदर 266 आई गेस कुछ सेक्शंस हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चैप्टर 7 रिपील करके नया एक्ट बना दिया था 100 का, जो 76 से 123 सेक्शन थे, और एक ये चैप्टर 11 रिपील करके नया एक्ट बना दिया था पार्टनरशिप एक्ट जो 239 से 266 थे। तो अब बचे हुए जितने भी सेक्शन हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आते हैं, इसलिए हमें इसको दो स्कीम्स में इसको डिवाइड कर रखा है। तो पहला जनरल प्रिंसिपल सेक्शन 1 to 175 और दूसरा स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 to 238। ठीक है, अब स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी हम फर्दर डिवाइड कर रखा है कैटेगरीज में। जो पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी जो 124 to 127 में आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये नाम सुनने, जितने नाम ये थोड़े से मुश्किल लगते हैं ना, उतना ही आसान कॉन्सेप्ट है इनका। तो इसको बस आपको ध्यान से सुनना है। नोट्स हो तो नोट्स ज़रूर बनाते चलें, जब भी वीडियो कोई भी देखें, किसी की भी देखें, तो नोट्स साथ में ज़रूर लिखते चलें, उससे आपका माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो अब ये तीसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये 182 से 238, ये भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने जान लिया कि किस तरह से हम कवर करेंगे इस पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। अब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस इम्प्लाइड। ये टोटल जो है 8 तरह के लगभग जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा 1 by 1। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है भाई? देखिए, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो
सभी असेंशियल एलिमेंट जिसमें मौजूद होना, दैट इज़ कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया अभी आपको, एक एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, अगर वो सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हैं दैट इज़ कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा जो है इसमें ये आता है आपका इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? देखिए ये सेक्शन जो है ना 23 इसके बारे में लगभग बात करता है, मैं बताऊँ आपको, ठीक है। ये सेक्शन 23 इसके बारे में बात करता है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एन इज अ वन दैट द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स बिकॉज द पर्पज ऑफ द एग्रीमेंट इज टू अचीव इलीगल एंड, जिसकी मदद से हम कोई इलीगल काम को अचीव करना चाह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मैं आपको बोल दूं मैं आपको ना बंदूकों की सप्लाई करूंगा जबकि मैं कोई ऑथराइज डीलर भी नहीं हूं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूँ आपके साथ, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर आ गया आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? देखिए जो लीगली एनफोर्सिबल नहीं है ना वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने बता दिया, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है लीगली उसको एनफोर्स नहीं कर सकते, दैट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और उसके बाद आपका अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? अब देखो मैं बताता हूँ इसके बारे में कि एब्सेंस इन राइटिंग, सिंगिंग और वन और मोर पार्टी, ठीक है। टेक्निकल डिफेक्ट किसी के अंदर हो ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे एब्सेंस इन राइटिंग हो, ठीक है, साइन नहीं कर रखे हो वन और मोर पार्टी ने, तो कोई टेक्निकल डिफेक्ट है तो वो अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटेड, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कोई भी टर्म अगर इस तरह की है जो वॉइडेबल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो वॉइड जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो कंप्लीटली अनएनफोर्सिबल बाय लॉ है, वो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो देखो एनफोर्स हो ही नहीं सकता, ठीक है, एनफोर्स नहीं हो सकता वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये ईदर ऑफ द पार्टी के कंटेक्स्ट में वॉइडेबल डिक्लेयर होता है। जैसे कुछ टर्म्स हैं मैंने किसी के साथ सेट करी और बाद में उन टर्म्स में सामने वाला बंदा मना कर जाए या मेरी तरफ से कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में, कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर रिस्पेक्टिव जो है ऑब्लिगेशन जिसमें परफॉर्म हो चुकी हैं कि मैंने आपको टमाटर देने थे 15 रुपये पर केजी, ठीक है, हमारा पूरा का पूरा जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये हुआ था 1 टन टमाटर के लिए, मुझे टोटल 1 टन सप्लाई करना था जिसका 15 रुपये पर केजी के हिसाब से मैं आपको टमाटर दे रहा था, मैंने आपको दे दिए, आपसे पैसे ले लिए, तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहा जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जीक्यूटरी और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सबसे पहले यहाँ तक देखिए, ये दो को मैं अलग से समझाऊंगा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल और बायलेटरल। अब इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए जहाँ पर ऑब्लिगेशन पेंडिंग हो ना एक पार्टी की तरफ से, एग्जीक्यूटरी का मतलब जो फ्यूचर में एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटरी से रिलेशन इसका यही है कि जो आपके परफॉर्म्ड होने हैं फ्यूचर के अंदर, परफॉर्म्ड इन फ्यूचर, ठीक है। और कोई भी ऑब्लिगेशन वन पार्टी की तरफ से पेंडिंग है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज यूनिलेटरल, ठीक है। अगर ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज की तरफ से पेंडिंग है दैट इज टर्म्ड एज बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। और अब इम्पोर्टेंट जो है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, ये टर्म आप बार बार सुनेंगे और आपको पता भी होनी चाहिए। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कोई भी टर्म एंड कंडीशन जिसमें क्लियरली स्पेल्ड आउट कर दी जाए ईदर वर्बली और इन राइटिंग। मतलब मैंने साफ साफ बता दिया आपको, साफ बता दिया आपको, क्लियर,
कि भाई मेरे को इस तरह से मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट को मैच्योर करूँगा, अभी मैं इतना सामान दूंगा, बाद में मैं ये बताऊंगा। और मैं वर्बली या रिटर्न में, या तो रिटर्न में या वर्बली, अगर दोनों में से किसी भी तरह से कन्वे कर दूंगा आपको अपना मैसेज, और दोनों पार्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक इसमें जम जाए कि हाँ भाई मेंटल सेट है, उसने हाँ करी है और उसने ना करी है, जो भी है क्लियर कट है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। अब ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन जिसमें एक्शंस के थ्रू बताई गई हैं, प्रॉपर राइटिंग जिसमें नहीं है, ठीक है, मेरी राइटिंग खुद की इतनी गंदी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। जिसमें राइटिंग नहीं है, कुछ चीज़ें रिटर्न में नहीं है, ठीक है, वर्बली नहीं आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे रखी, सिर्फ एक्शंस में कुछ बात हुई है, कम्युनिकेशन हुई है एक्शंस के थ्रू, तो और एक्शंस के थ्रू भी सपोज करो कम्युनिकेशन नहीं हुई है, लेकिन आपने समझा कि अगर मैं किसी का जो है सामान वापस करूँगा तो वो बदले में मुझे इस तरह से XYZ अमाउंट देगा, ठीक है, तो दैट इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने सोच लिया कि वो देगा ही देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, यह है एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो गया, लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, ये तो डिफ़ाइन करना ज़रूरी है ना, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसको एनफोर्स कराने के लिए कोई कोर्ट में चलो चला भी जाए, तो लेकिन ये जानना तो ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ ये वैलिड भी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए कुछ यहाँ पर मैंने जो है डिटेल डिस्कशन करा है, और इसके जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस करा है। तो यहाँ से नीचे की तरफ जाते टाइम हम एक एक एलिमेंट को डिस्कस करते जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर में आपको। ठीक है, तो जो सेक्शन 10 है ना, वो बोलता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर जो बनेगा ना, वो कुछ असेंशियल एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आइए देखते हैं। अब जैसे कोई मामला कोर्ट में जाता है ना, तो इन्हीं टॉपिक्स पर मेनली जो है वो डिस्कशन चलता है कि भाई जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये तो वैलिड ही नहीं था XYZ की वजह से, XYZ जो रीज़न है उसकी वजह से। तो वो सारा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इसका। तो आइए इसको समझते हैं। ये असेंशियल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है जी। टोटल वैसे जनरली देखा जाए इसके जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो 4 एलिमेंट होते हैं। जैसे कि पहला जो है एक ऑफ़र होना चाहिए, ये देखा जाएगा ऑफ़र था कि नहीं था। फिर उसके बाद पार्टीज़ जो हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद जो है लीगल सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, लीगल सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ बचती है वो होती है आपकी एक्सेप्टेंस। ये है जनरली जो 4 चीज़ होती हैं, एज्यूम करी जाती हैं कि ये 4 चीज़ होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन इसको थोड़ा और एलैबोरेट करके समझेंगे, क्योंकि हम जो हैं एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो हम बजाय ऊपर से करने के इसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो इवेंचुअली आपको हेल्प करेगा समझने के लिए चीज़ों को, और आपको मज़ा आएगा चीज़ें समझ के। ठीक है, लिटरली। तो देखिए, अब पहला जो एलिमेंट है वो है एग्रीमेंट। ठीक है, जो पहला है वो आपका वो है एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट, मैंने बताया ना कि कोई प्रपोजल से स्टार्ट होता है, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो वो एग्रीमेंट माना जाता है। ठीक है, कोई ऑफ़र दिया, ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया मेरा, तो इसका मतलब मैं एग्रीमेंट में एंटर हो गया। दे मस्ट एग्री टू द सेम थिंग इन सेम सेंस।
एग्जाम्पल है फ्लैट इन दिल्ली एंड मुंबई का, मैंने जनरली समझाने के लिए लिखा है इस पर। देखिए, एक बंदे का फ्लैट है दिल्ली में और उसी सेम बंदे का फ्लैट मुंबई में भी है। तो मैंने ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट करा कि भाई मैं दिल्ली वाला जो फ्लैट है ना वो बेच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसने ये डिफाइन नहीं करा कि मैं दिल्ली वाला बेच रहा हूँ, बस उसने ये कह दिया कि मैं एक फ्लैट बेच रहा हूँ अपना। ए बोला बी से कि मैं फ्लैट बेच रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि दिल्ली वाला बेच रहा है या मुंबई वाला बेच रहा है। पैसों का लेन देन हो गया, सारी बात होगी। बाद में पता चला जो बी था वो मुंबई वाले फ्लैट में इंटरेस्टेड था, लेकिन ने बाद में बताया कि मैं तो भाई दिल्ली वाले फ्लैट की बात कर रहा था। तो कहने का मतलब जहाँ पर सेम थिंग और सेम सेंस में नहीं थी, इसको पता नहीं था ये दिल्ली वाले की बात कर रहा है और ये सोच रहा था कि मुंबई वाले फ्लैट को बेचने की बात कर रहा है। तो जहाँ पर इस तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए और स्टार्टिंग में चीज़ें जो क्लियर नहीं थी, सेम थिंग और सेम सेंस में दोनों एग्री नहीं हुए थे, तो इसलिए इस एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा, ये एग्रीमेंट ही नहीं माना जाएगा। तो एग्रीमेंट कब माना जाएगा? दे मस्ट एग्री टू द सेम थिंग इन सेम सेंस, ठीक है, ये समझ गए पहली चीज़। अब दूसरा एसेंशियल एलिमेंट, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अब ये क्या मतलब है भाई? देखिए अब समझते हैं। देखिए इसका मतलब है कि पार्टी का एक इंटेंशन होना चाहिए जिसमें प्रॉपर तो ऑफर दिया जाए, ठीक है, और प्रॉपर ही एक्सेप्टेंस हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब एक हस्बैंड एग्री करता है टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू द वाइफ व्हेन ही वाज अब्रोड। जब वो बाहर रह रहा था तो वो कह रहा था अपनी पत्नी को मैं तेरे को XYZ अमाउंट देता रहूँगा, ठीक है। लेटर ही फेल्ड टू पे, बाद में देने से वो फेल हो जाता है, ठीक है। उसकी वाइफ क्या करती है? हिज वाइफ सूड हिम फॉर द रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट। उसकी वाइफ उस पैसे को लेने के लिए रिकवरी का सूट फाइल करती है। अब यहाँ पर वो पैसे नहीं ले सकती, क्यों? क्योंकि शी कैन नॉट रिकवर दैट अमाउंट एज इट वॉज अ सोशल एग्रीमेंट एंड पार्टीज नॉट इंटेंड टू लीगल रिलेशनशिप। समझ गए? कहने का मतलब वो उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, वेलफेयर के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया था। अब उसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, आपको एनफोर्स कराना है तो एक लीगल रिलेशनशिप में आपको आना पड़ेगा। जैसे बायर और सेलर हो गया, ठीक है, बायर और सेलर एक लीगल रिलेशनशिप में आते हैं। इसी तरह से कोई टर्म आपको, जैसे सपोज करो कि भाई किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ, कुछ पैसे का लेन देन है आपका, वो आपका वैलिड एग्रीमेंट के थ्रू हुआ है जिसमें आपने साइन करे हैं, आपने एक स्टैंप भी लगवा रखी है, नोटराइज्ड भी वो करवा रखा है, सारी चीज़ें उसमें, तो वो एक लीगल रिलेशनशिप में आप एंटर हो रहे हो उसके थ्रू। तो इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने का, ये भी एक पार्ट है असेंशियल किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिक्लेयर करने का। अगर मेरा इंटेंशन ही नहीं था लीगल रिलेशनशिप का तो मैं उसके लिए लायबल नहीं हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी बात, फ्री कंसेंट। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सेक्शन 14 बात करता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री इफ़ नॉट कॉज्ड बाय। कौन कौन सी चीज़ें? अब ये देखिए, कोई भी कंसेंट फ्री है अगर इन 5 चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस नहीं है तो, ठीक है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ आपकी कोर्जन। कहने का मतलब ज़बरदस्ती आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवा सकते, ठीक है। दूसरा होगी अनड्यू इन्फ्लुएंस। पहले एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको कि भाई ए ने बी को धमकाया कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा, ठीक है, अगर मेरे को 2000 रुपये नहीं दिए तो। जोर ज़बरदस्ती करके उसने क्या करा? कोर्जन, जोर ज़बरदस्ती करके उससे 2000 रुपये ले लिए, तो दैट वाज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरी बात, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात करूं मैं। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होती है भाई? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया, देखो कि कोई एक, सपोज करो बच्चा है, वो क्या करता है, टीचर उसको बोलती है कि 500 रुपीज़ दे दे, मैं तेरे को तेरे जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है। तो उसको ज़्यादा मार्क्स देने के लिए ये 500 रुपीज़ उसने डिमांड करे, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट किससे हुई हो? जो 500 रुपीज़ दिए गए। बाकी फ्री कंसेंट को मैं आगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, थोड़ी सी देर और रुक जाओ आप, ठीक है। फ्रॉड का मतलब मैंने कोई फ्रॉड से आपके सिग्नेचर ले लिया, आपका एसेंट ले लिया,
तो आपका कंसेंट जो था वो फ्री नहीं था। ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो हम कोर्ट में लड़ते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए कि भाई ये एग्रीमेंट है, इस वजह से ये वैलिड नहीं है, तो इसलिए इसकी एनफोर्सिबिलिटी नहीं बनती। तो ये आप सभी को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन, कहने का मतलब ए प्लॉट, ये दो प्लॉट हैं ए और बी, मैंने ए दिखा दिया और कह दिया कि भाई ये मेरा प्लॉट है और एक्चुअल में मैं बी का मालिक था, तो इस केस में मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ और मैंने ए को समझ के सारे पैसे दे दिए प्लॉट के और एक्चुअल में प्लॉट जो था वो उसका बी था। तो इस मिस रिप्रेजेंटेशन में जो एंटर हुए हम कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वहाँ पर भी इसका मतलब फ्री कंसेंट नहीं दी गई। अब चौथा है ये मिस्टेक, इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे और अभी के लिए आगे चलते हैं। ये 5 चीज़ समझ लो, ये 5 चीज़ नहीं है तो इसका मतलब आप फ्री कंसेंट आपने नहीं दिया। अब चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई ऐसे बंदे तो जाएंगे ना जो कॉम्पिटेंट हो, ऐसे थोड़ी कोई मुंह उठा के चल दे कि भाई ला मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले XYZ। अब कॉम्पिटेंट कौन है इसमें, तो देखिए सेक्शन 11 बात करता है स्पेसिफाई द कॉम्पिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेज एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट, सारे कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है। कौन सारे, किन सारों की बात कर रहे हैं, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए वो सारे, साउंड माइंड होने चाहिए वो सारे, और ही इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। कहने का मतलब जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को वो करने जा रहा है, किसी भी बंदे ने उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से रोका ना हो लीगली, ठीक है। तो इस 3 तरह के बंदे ये कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अगर वो माइनर है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, बाद में डिस्कस करेंगे। अनसाउंड माइंड है तो जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी कॉम्पिटेंसी। 5वें नंबर पे पढ़ेंगे लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। कहने का मतलब ए एग्री टू सेल बुक टू बी फॉर ₹100 एंड बी प्रोमिस टू पे ₹100 इन कंसिडरेशन। बी वापस 100 रुपये देने के लिए तैयार है उस बुक के, मतलब वापस इन द सेंस कि उस बुक को खरीदते टाइम 100 रुपये देने के लिए तैयार है, तो दैट इज लॉफुल कंसिडरेशन फ्रॉम द साइड ऑफ बी। तो ये 5 चीज़ होगी, ये भी वैलिड हो गया भाई, चल ये कामयाब होगी। तो बात लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है, जो चीज़ जिसके लिए मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूँ, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल एंड इट शुड नॉट बी इमोरल, इलीगल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। मैं आपके साथ लॉफुल ऑब्जेक्ट के तौर पे ही एंटर करूँगा एग्रीमेंट में। कहने का मतलब मैं कोई गन सप्लायर हूँ या XYZ चीज़ों को लेकर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ फिर मैं कोर्ट में जाकर उसको लीगली एनफोर्स भी करा लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका ऑब्जेक्ट जो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। अगर XYZ क्वांटिटी परमिसिबल है ना किसी भी ड्रग की, तो उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हुई तो भी वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं एग्रीमेंट नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड वॉइड। देखिए सेक्शन 24 से 30 जो है वो बात करते हैं स्पेसिफिक सर्टेन टाइप ऑफ एग्रीमेंट विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कौन कौन से जो हैं वॉइड डिक्लेयर हो सकते हैं, वो यहाँ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सारे बात करते हैं इन्हीं एग्रीमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल, मैंने बताया ना कंसिडरेशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी जो है वो लॉफुल होना चाहिए। अगर ये दोनों अनलॉफुल है तो वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेक्शन 29 बात कर रहा है वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी क्या है वो हम इसमें बात करेंगे। देखिए 8 नंबर का जो एसेंशियल एलिमेंट है इसमें बात करेंगे सर्टेनिटी ऑफ टर्म। जैसे सेक्शन 29 बात कर रहा है 29 पी एग्री टू सेल 10 टन्स ऑफ ऑयल टू क्यू, लेकिन 10 टन ऑयल तो उसको देगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ऑयल किस तरह का है, किस नेचर का ऑयल है वो, ठीक है। वो सरसों का तेल है या वो आपका जो राम भला करे कैरोसिन ऑयल है, ठीक है, या फिर सपोज करो कि कोई और XYZ कोकोनट ऑयल है, तो ये क्लियर नहीं है, तो सर्टेनिटी टर्म्स में नहीं है ना, तब भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वैलिड नहीं है। तो वैलिड तभी होगा जब उसमें सर्टेनिटी होगी। अब 9th नंबर पे है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा रहा हूँ एलिमेंट ऑफ
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक बार ये समझ में आ गया ना, पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे ए एग्री विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, इट इज़ नॉट एनफोर्सिबल। कहने का मतलब दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों एग्री हो गए कि भाई जादू टोना करके और धन निकालेंगे, हम पैसा निकालेंगे। तो उस कंटेक्स्ट में भी जो है ये इस तरह की परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं थी, तो ये एनफोर्सिबल नहीं है। समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पे कोई बॉयफ्रेंड बोले अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं तेरे लिए तो जाके मार्स से जो है वो क्या नाम से मिट्टी लेकर आऊँगा या पानी लेकर आऊँगा, सपोज करो, तो वो पर जो है परफॉर्मेंस पॉसिबल इतनी नहीं है, तो इसलिए ये जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाल फिलहाल समझने के लिए इस पर कॉन्ट्राडिक्टरी कमेंट्स ना कर शुरू कर देना। तो कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज़, अगर ये नहीं है एलिमेंट तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? लीगल फॉर्मेलिटीज़ का मतलब एग्रीमेंट मस्ट बी कंप्लाई विद नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़, दैट इज़ राइटिंग में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका अटेस्टेशन वगैरह प्रॉपर उस एग्रीमेंट पे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये जो है असेंशियल एलिमेंट 10 डिस्कस करें आपके साथ। एग्रीमेंट, फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंस टू कोर्ट, कौन कौन है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड वॉइड, जो सेक्शन 24 से 30 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये वॉइड एग्रीमेंट्स है जितने भी ये सारे हैं ना, दीज आर दी वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, सेक्शन 8 जो है 8 जो असेंशियल है, सर्टेनिटी होनी चाहिए टर्म्स की, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस होने की, कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज़ होना चाहिए। 10 चीज़ें हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट समझ लो वैलिड है, अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड डिक्लेयर नहीं हो सकता। अब पढ़ते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे, कोई इसमें करेक्शन लग रही है तो वो भी बताइएगा, उसको फिर और अच्छे तरीके से नेक्स्ट टाइम कवर करके आपको बताएंगे। अब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, ये क्या चीज़ है? अभी मैंने आपको बताया ना, सेक्शन ऊपर 11 बात कर रहा है 3 चीज़ों के बारे में कि कौन कौन बंदा कॉम्पिटेंट है, किसकी कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। तो पहला जो 18 साल से ऊपर है, देखिए, इफ सम माइनर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो एंड वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट रेटिफाइड। अब ये समझते हैं, किसी माइनर के साथ मैंने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, भाई उसके साथ एंटर हो गया ना मैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो जब हुआ उसी दिन से वॉइड एब इनिशियो, मतलब जब से वो हुआ उसी दिन से वॉइड है वो, तो उसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। एंड वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड, रेटिफाइड का मतलब उसमें कोई सुधार भी नहीं हो सकता। यूँ नहीं है कि मैं उसमें बाद में करेक्शन कर लूँ और फिर कह दूँ कि इसको अब एनफोर्स कर दो ना, वर्ड जो एग्रीमेंट होगा वो रेटिफाई नहीं होगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगी। ठीक है, दूसरा सेक्शन 12 कहता है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए बंदा। ठीक है, फिर पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया, उसको डिस्क्वालीफाई भी ना करा गया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। तो मैं अभी आपको थोड़ा इलेबोरेट करके समझा रहा हूँ, इन्हीं में से जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं ना एसेंशियल के, वो मैं और इलेबोरेट कर रहा हूँ आपको। कैपेसिटी मैंने बता दी, मैंने माइनर का कंटेक्स्ट आपको बताया था ना कि माइनर हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो माइनर बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस दिन माइनर के साथ आप होगे तो वॉइड एब इनिशियो है वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से वो वर्क करेगा। और जैसे कि और भी तरीके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या किसी माइनर का गार्जियन कर सकता है, तो गार्जियन का किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ना माइनर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम और अच्छे से समझेंगे, ये थोड़ा सा इसमें मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा, लेकिन अभी आपको मैं ऊपर ऊपर से ये इतना समझा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें बन जाए। आप फर्दर जब मैं इसको और डिटेल में डिस्कशन करूँगा, अभी एक वीडियो आपके सामने इसलिए है कि आपको पूरा का पूरा इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओवरव्यू मिल जाए, माइंड में क्लियरिटी आ जाए। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस तरह से है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इसके बाद अगर आप कहोगे तो एक और डिटेल डिस्कशन के साथ मैं और भी ज़बरदस्त एक और वीडियो लाऊंगा, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप इस वीडियो को बताएंगे कि इसमें किस तरह से मेरे को जो है चीज़ें ऐड करनी है या फिर चीज़ें ठीक चल रही हैं, जो भी है वो आपको मेरे को बताना पड़ेगा। अब फ्री कंसेंट के बारे में बात करते हैं।
फ्री कंसेंट क्या है जी, देखो मैंने ऊपर बताया सेक्शन 13 जो है वो डिफाइन करता है कंसेंट क्या है, ठीक है, और सेक्शन 14 डिफाइन करता है फ्री कंसेंट क्या है। यहाँ पर मैंने दोनों लिख रखे हैं। कंसेंट है टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। दो बंदे एक चीज़ को बेचने के लिए, एक चीज़ को खरीदने और बेचने के लिए एग्री हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड दोनों ने कंसेंट दे दिया सेम थिंग सेम सेंस में। फ्री कंसेंट मतलब जो इन 5 चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं है। अब वो 5 चीज़ें देखते हैं। कोर्जन मैंने बता दिया, जोर जबरदस्ती, सेक्शन 15। अनड्यू इन्फ्लुएंस मैंने बता दिया, सेक्शन 16 ऊपर हमने डिस्कस करा, आप जाके देखिएगा कि ए गिव हिज गोल्ड चेन, वहाँ दूसरा एग्जाम्पल था, यहाँ मैं दूसरा बता देता हूँ। ए गिव हिज गोल्ड चेन फॉर ₹500 टू हिज टीचर। एक गोल्ड चेन दे दी 500 रुपये में टीचर को। हु प्रोमिस्ड हिम गुड ग्रेड्स, जिसने ये कहा था कि गुड ग्रेड दे दूंगा तेरे को। तो हेयर द कंसेंट इज नॉट फ्री एज इट वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर, ठीक है ना। तो इस तरह से अंडर इन्फ्लुएंस रहा। अब ये फ्रॉड, सेक्शन 17 बात करता है फ्रॉड के बारे में। बता दिया मैंने, किसी भी चीज़ को आप खरीद रहे हो, सपोज करो मैंने बताया फ्री कंसेंट है, मतलब कोई भी एक पार्टी जिसमें फ्रॉड करती है, मतलब डेलिबरेटली फॉल्स स्टेटमेंट दे के आपका कंसेंट ले लेती है, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ऐसा कंसेंट भी फ्री कंसेंट नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मैंने बता दिया आपको। प्लॉट दिखाया कोई सा, बेच दिया कोई सा। मैंने एग्रीमेंट करा था ए प्लॉट नंबर को लेकर और बेच दिया मुझे बी प्लॉट नंबर, तो ये है मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेक्शन 19 क्या बात करता है ये, इट टॉक्स अबाउट द वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विद विच आर विदाउट फ्री कंसेंट। जिसमें फ्री कंसेंट नहीं है ना, वो किस तरह से वॉइडेबल होंगे, ये उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ सेक्शन वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया सेक्शन 10 के बाद 11 हम डिस्कस कर रहे थे। 11 जो बात करता है आपकी कैपेसिटी की, 12 बात करता है साउंड माइंड के बारे में, 13 और 14 कंसेंट के बारे में बात करता है, 15 बात करता है कि फ्री कंसेंट कौन कौन से केसेस में नहीं है, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सारे सेक्शंस मैंने मेंशन कर रखे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो ये पहले 4 है ना, ये अगर ये आप इनके अंदर आप फॉल कर रहे हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होएगा वॉइडेबल। लेकिन अगर कोई मिस्टेक है उसमें तो वो डिक्लेयर होएगा वॉइड, ठीक है, ये ध्यान रखा। पहले 4 वाले तो वॉइडेबल होंगे, ये होगा वॉइड। अब देखते हैं कैसे। अब मिस्टेक है, 2 तरह की मिस्टेक हो सकती है भाई, या तो मिस्टेक ऑफ लॉ सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कहने का मतलब मैं तो लॉ के एंड पे कोई मिस्टेक कर गया कि मेरे कंट्री में ये लॉ प्रिवेल करता था कि नहीं करता था, या फिर मैं फॉरेन कंट्री के लॉ को समझ बैठा कि ये मेरे देश में भी इम्प्लीमेंट करेगा और मैंने उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट सारा बनवा लिया, तो ये मिस्टेक हो गई मेरे से, तो इस केस में बढ़ेगा, तो ये सेक्शन 21 में आपका कैटेगरी में आएगा। तो ये हो गया मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है, 2 तरह में मैंने बाइफर्केट कर रखा है। एक यूनिलैटरल, मतलब अकेले बंदे से कोई मिस्टेक हुई हो, एक बायलैटरल की दोनों से कोई मिस्टेक हुई हो, ठीक है, ठीक है। इस मतलब अगर एक बंदे से कोई मिस्टेक हुई है ना, एक से, तो वो वॉइड नहीं होएगा कॉन्ट्रैक्ट उस केस में, ठीक है। या तो पर्सन के कंटेक्स्ट में हुई है या नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में, कोई भी एक बंदे से मिस्टेक हुई है, दैट इज यूनिलैटरल मिस्टेक, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड डिक्लेयर। अब आप कहोगे जी आप ऊपर तो कह रहे थे वो वॉइड होंगे, नीचे वाले होंगे, लेकिन ये इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इसको जरूर ध्यान रखें कि यूनिलैटरल केस में कोई मिस्टेक होती है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बायलैटरल दोनों ने मिस्टेक कर दी इसमें, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई वॉइड। अगर मिस्टेक है सब्जेक्ट मैटर को लेकर ही, भाई जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसी में गड़बड़ कर दी दोनों ने, तो वो वॉइड ही डिक्लेयर होगा, ठीक है। मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर का मतलब जैसे एग्जिस्टेंस है किसी चीज़ की, उसी में दोनों की गड़बड़ थी। भाई मेरे पास इतना बड़ा प्लॉट है, ये इसमें ये छोटे छोटे सपोज करो टुकड़े हैं, ये बड़ी एक जमीन लैंड है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसमें मैंने किसी एक टुकड़े के लिए सौदा कर दिया, लेकिन एक्चुअल में बाद में पता चला कि एग्जिस्टेंस में भाई ये वाला नहीं है, मैं तो ओनर इसका था, तो मिस्टेक सब्जेक्ट मैटर को लेकर होगी, वॉइड हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी को लेगी, क्वालिटी को लेकर होगी, क्वांटिटी को लेकर होगी, टाइटल और प्राइस को लेकर होगी कि 5 लाख रुपए में सौदा हो गया भाई,
बाद में पता चला 5 नहीं है तो 50 थे भाई। दोनों की गड़बड़ हो गई है तो इसमें लिखते टाइम हुई या कैसे भी हुई, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर को लेकर है तो वो है वॉइड, और पॉसिबिलिटी को लेकर है जैसे फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, लीगल इम्पॉसिबिलिटी है, भाई एनफोर्स ही नहीं करा सकते लीगली, या फिजिकली मैं मार्स पे जाके अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो लेकर ही नहीं आ सकता, क्या बोलते हैं, पानी, ठीक है। तो ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी होगी, तो यहाँ पर भी ये डिक्लेयर हो जाएगा वॉइड, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिए सारे, उसको थोड़ा इलेबोरेट कर दिया, लेकिन अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, ये क्या नई बला आ गई, इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए भाई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड भी हो गया, ठीक है, लेकिन वो डिस्चार्ज कैसे होगा पूरा, उसको समझेंगे यहाँ पे। देखिए डिस्चार्ज 2 तरीके से होएगा, या डिस्चार्ज होने का अलग अलग तरीका है, या तो परफॉर्मेंस के तरीके से हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। मतलब एक्चुअल का मतलब तो भाई सारी चीज़ें जो थी, बात ठीक हो गई, सारी जेन्युइन बात थी, उसको डिस्चार्ज कर दिया और मैच्योर हो गई हमारी डील, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। अब अटेम्प्टेड का ये हो गया कि भाई प्रोमिसर ने तो सामान देने के लिए हाँ कर दिया, प्रोमिसर तो कह रहा है कि भाई मैं तो सामान भेज रहा हूँ, लेकिन प्रोमिसी जो है ना, वो खिलाड़ी, वो कह रहा है भाई मैं नहीं ले रहा ये सामान। तो ये डिस्चार्ज हुआ प्रोमिसर की तरफ से, और इसे बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के थ्रू डिस्चार्ज कैसे हुआ। अब ये पहला इसका जो है ये है नोवेशन। एग्रीमेंट में अलग अलग तरीके से डिस्चार्ज होता है। तो पहला नोवेशन, नोवेशन का मतलब मैंने कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया नए वाले से और उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड नोवेशन। फिर या तो मैंने कोई एग्रीमेंट था उसको ऑल्टर कर दिया और उसको डिस्चार्ज कर दिया, कुछ चेंज करे और फिर डिस्चार्ज कर दिया, कुछ उसमें रिसेशन करे और फिर डिस्चार्ज कर दिया। कहने का मतलब हम 2-3 टर्म्स हमारी एग्री थी, या तो हमने सारी मान ली, या हम दोनों बंदे एग्री हो गए छोड़ सारी नहीं मानते इसको ख़त्म करते हैं, तो डिस्चार्ज हो गया, दोनों की सहमति से वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब रेमिशन कम करके डिस्चार्ज कर दिया कि पहले तो मैं एक्सेप्ट कर रहा था 1 टन टमाटर, अब मैं एग्री कर गया चल 500 किलो ही भेज दे यार, तो दोनों पार्टी एग्री कर दी 500 kg पे। रेमिशन का मतलब कम कर दिया मैंने और वो डिस्चार्ज कर दिया। वेवर का मतलब गिविंग अप ऑफ फॉरगिविंग सर्टेन राइट, कुछ राइट मैंने छोड़ दिए, चल ठीक है भाई और इसको डिस्चार्ज कर यार, बड़े लंबे टाइम से डिले हो रहा है, तो वेवर लगा के उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो 2 तो ये तरीके हो गए, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। अब तीसरा है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। भाई अनफोर्सीन चेंज हो गए, डिक्लेरेशन ऑफ वार हो गई, अब मैं नहीं कर सकता भाई उसको कंप्लीट, तो वो डिस्चार्ज करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं लिमिट टाइम बाउंड हूँ, मैं लिमिटेशन एक्ट के अंदर, तो मेरे को करना पड़ेगा। मैं कहूँगा भाई ये वॉर हो गया, अब क्या करें, दूसरी पार्टी भी कहे हाँ भाई वॉर तो जनरली डिक्लेयर हुई, अब क्या कर सकते हैं उसमें, तो दोनों ने इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को लेकर उसको डिस्चार्ज कर दिया। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम, भाई इतने 5 महीने में ये चीज़ करनी थी, नहीं हुई, तो उसको वो है वो डिस्चार्ज माना जाएगा। अब उसके खिलाफ जो है वो बंदा रेमेडी ले, वो एक अलग तरीका है, लेकिन वो डिस्चार्ज इस तरह से, लिमिटेशन पीरियड स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 5वां डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे कि भाई डिस्चार्ज कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, 2 कंपनीज का आपस में मर्जर हो गया, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया, अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन करके उसको फिर डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, समझ रहे हो, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब इफ नो पार्टीज कैन परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन देन द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस लीड टू डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल अनफोर्सीन चेंज इन लॉ, लॉ ही चेंज हो गया भाई, अब क्या करें, जैसे अभी रिसेंट हुआ IPC वगैरह ये सारे चेंज कर दिए। अगर इस तरह से सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही चेंज हो जाए रातों रात और रेट्रोस्पेक्टिव भी अप्लाई ना हो, वो नया ही अप्लाई हो जाए, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, तो वो हो ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, तो वो डिस्चार्ज माना जाएगा।
डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है भाई, किसी बात पे एग्री हुए थे, वो बात नहीं बात बनी और ब्रीच कर दिया किसी ने कॉन्ट्रैक्ट, सामान देने से मना कर दिया, तो डिस्चार्ज एट द एंड ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये, ठीक है। फिर डिस्चार्ज बाय नॉन प्रोविजनिंग ऑफ फैसिलिटीज़, प्रोविजनिंग ऑफ फैसिलिटी, ये समझते हैं। अब ये क्या है भाई, प्रोमिसर क्या करता है, प्रोमिसर कहता है, प्रोमिसर मतलब जो देने वाला है सामान, वो कहता है भाई प्रोमिसी तू मेरे पास ये सामान लेना ना दिल्ली आ जा, ठीक है, और भाई मैं वहाँ तेरे को बढ़िया होटल दूंगा, बढ़िया कार, बढ़िया सेवा दूंगा, आराम से रेस्ट करियो, और फिर उसके बाद हम इसको डील को डन करेंगे। इफ़ प्रोमिसी फेल्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़, सॉरी मैं करेक्ट करना चाहूँगा, नॉट प्रोमिसर, इट्स प्रोमिसी। भाई प्रोमिसर सामान देने आ रहा है, सामान देने टाइम उसने कहा कि भाई तू आएगा, तेरे को होटल, कार, गाड़ी गुड़ी सब दूंगा मैं रिलैक्स करने के लिए, और यहाँ पर आकर डील करेंगे। प्रोमिसर को वो डील नहीं देता, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाता, तो इस तरह की परफॉर्मेंस है, नॉन प्रोविजनिंग ऑफ फैसिलिटी, प्रोवाइड नहीं कराया, तो देन द प्रोमिसर इज डिस्चार्ज ऑल लाइबिलिटी। प्रोमिसर कह देगा भाई मैं नहीं करता अब अपनी लाइबिलिटी पूरी, तूने जो कहा था वो तो तू कर नहीं रहा, मैं क्यों करूँ अपने वाली, मैं भी नहीं करता। तो प्रोमिसी के एंड से ये शुरुआत होती है इसकी, और प्रोमिसर फिर डिनाई कर सकता है। तो ये हो गया जी डिस्चार्ज। तो ये हमने देखो बहुत ही बढ़िया डिस्कशन कर लिया। अब फर्दर आपने देखा कि नीचे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार ज़रूर मेरे को बता दीजिएगा जो भी आपका फीडबैक है, और आने वाले टाइम में बढ़िया बढ़िया आपके लिए कंटेंट और वीडियोस आएंगी। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो देखो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो देख ज़रूर लेना, क्योंकि फिर भी मज़ा ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि समझ में आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो मैं बैठा ही हूँ फिर, ठीक है। तो चलो आगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते। देखिए अभी तक हमने जो बात करी वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात करी है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो टॉपिक है इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली चैप्टर 5 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बात करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो देखिए ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं। देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय द कोर्ट्स टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको, बेफिक्र रहिए। दिस मीन्स दैट इफ़ वन पर्सन unfairly benefit at the expense of another, the court can impose duty on beneficiary to pay the value of received। अब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये वहाँ पर भी वर्क करेगा जहाँ पर आपका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब सेक्शन 68 से 72 के बीच इसको अच्छे से डिस्कस किया गया है। जैसे कि सेक्शन 68 कहता है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन कैपेबल ऑफ इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। एक माइनर के साथ कुछ लेना देना हुआ आपका, अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो लेना देना हुआ है उसके बदले में आप मतलब जो आप उसको सामान दे रहे हो तो उससे आप कुछ लो ही ना। तो एग्जांपल के तौर पर इसने समझाया, फिर माइनर इज़ प्रोवाइडेड विद एसेंशियल फूड एंड क्लॉथिंग, द पर्सन प्रोवाइडिंग दीज कैन क्लेम द कॉस्ट फ्रॉम द माइनर्स एस्टेट। वो उसकी जो एस्टेट है, वो जो गार्जियंस हैं उसके, या फिर जो भी उसकी बिलोंगिंग्स हैं, जैसे भी जो लॉ एनफोर्समेंट के टाइम पे पॉसिबल होगा तो वो वहाँ से उसको क्लेम कर सकता है। अब सेक्शन 69 क्या कहता है, रीइंबर्समेंट ऑफ अ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर। जैसे कि यहाँ पर भी एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ आपको। इफ़ ए, अगर एक आदमी विदाउट बीज रिक्वेस्ट, बी की रिक्वेस्ट के बिना, बट नोइंग दैट बी इज़ बाउंड टू पेज बी डेट टू सी, सी को पैसे दे देता है बी के बिहाफ पे, ए इज़ एंटाइटल टू रीइंबर्स बाय बी। तो ए एंटाइटल्ड है बी से पैसे वापस लेने के लिए, जबकि उनका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर टर्म्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 70, 71 और 72 ये सारे इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, इफ़ ए लीव्स हिज गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, उसके घर पे उसने कोई सामान छोड़ दिया गलती से, एंड बी यूजेज दोज गुड्स, बी ने वो इस्तेमाल कर लिए, बी इज़ ऑब्लिगेटेड टू पे ए फॉर द बेनिफिट रिसीव, तो बी को ए को जो बेनिफिट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। और
अब फर्दर जो सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर गुड्स, कहने का मतलब अगर किसी को गलती से कुछ मिल गया सामान वगैरह तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। इफ़ ए फाइंड बीज लॉस्ट वॉलेट एंड टेक्स इट, गुम हुआ वॉलेट उसको मिल जाता है और उसको ले जाता है, ए मस्ट टेक केयर द वॉलेट एज अ बेली एंड रिटर्न इट टू बी, वो उसको एज अ बेली की तरह उसको संभाल के रखेगा और बाद में बी को वापस दे देगा। अगर ऐसा नहीं करेगा वो तो वो एक जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, जबकि फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था लेकिन फिर भी इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टर्म दी गई है, ताकि बहुत से ऐसे एग्रीमेंट जो फॉर्मल तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन उनकी एनफोर्सिबिलिटी कम से कम तय हो जाए, जो किसी को नुकसान ना हो। इसलिए ये कोड जो है जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें डाला गया है। सेक्शन 72 भी कुछ इसी तरह से बात कर रहा है। और ये है चैप्टर 5 को लेकर जो मैंने अभी तक डिस्कस करा। अब ये है चैप्टर 6। चैप्टर 6 बात करता है कॉन्सिक्वेंसेस की, जब अगर कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो, ठीक है। तो उसमें सेक्शन 73, 74 और 75 इस बारे में बात करते हैं, जिसमें कंपनसेशन दिया जाता है। कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, मतलब ये अलग अलग टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसको ऊपर से आप देख लीजिए, सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। अगर ब्रीच हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट का तो उस पर क्या क्या जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब मैंने ऊपर बताया था चैप्टर 7 और चैप्टर 11 ये दोनों रिपील हो गए हैं, ठीक है। 7 की जगह तो सोगा बन गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और इसकी जगह पार्टनरशिप एक्ट बन गया है, ठीक है। तो जो 11 है ना, चैप्टर 11, इसकी जगह तो बन गया है पार्टनरशिप एक्ट, और चैप्टर 7 की जगह बन गया है सोगा। तो ये इस तरह से डिस्कस करेंगे हम। चैप्टर 6 जो है वो आपका लगभग मैंने यहाँ तक कवर कर दिया। अब हम आते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे। देखिए, अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम जो है वो बात करेंगे, और इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। देखो, कोई भी चीज़ मुश्किल तभी तक लगती है जब तक समझ ना आए। एक बार आपको ये समझ में आने लग गई ना चीज़ें, तो बहुत ही आसान लगेगी, और बहुत आसान ही इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पे आप देखते हो कि सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही होती हैं। अगर हम किसी को भी कोर्ट में सू करते हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं यही होता है कि आपने पहले मेरे को इस तरह की चीज़ें देने से हाँ करी थी, फर्दर आप अब मना कर रहे हो। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में बहुत से केसेस जो है आपको कोर्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 124 to 238 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारा का सारा इसी में मिला रखा है इन्होंने। अब मैंने इसको सेग्रीगेट करके अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करी है। तो पहला जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इनका एक चैप्टर बना दिया जिसका चैप्टर 8 नाम दे दिया इन्होंने, ठीक है। मैंने बताया ना चैप्टर 7 तो रिपील हो गया, अब ये है चैप्टर 8। फिर उसके बाद बेलमेंट और प्लेज, ये एक यूनिट बना दी, मतलब एक चैप्टर बना दिया, और चैप्टर 9, और लास्ट में आ गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये चैप्टर 10। टोटल 10 चैप्टर हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, सारे मैं अच्छे से कवर कर रहा हूँ। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है आपको, और कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। भाई ये जितनी टर्म्स बड़ी दिख रही है ना, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये चैप्टर 8 में दिया गया है। चैप्टर 8 में 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब चैप्टर 8 जो बात कर रहा है वो सेक्शन 124 से लेके 147 के बीच की बात कर रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और सेक्शन 124 में इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, इससे हम अच्छे से समझते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो देखिए, ये एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक इस तरह का एग्रीमेंट है जिसके अंदर एक पार्टी जो कि इंडेमनीफायर है प्रॉमिस करती है कंपनसेट करने के लिए जो कि इंडेमनीफाइड है। एग्जाम्पल के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस लेते हो गाड़ी का, ठीक है। अगर उस पर कोई डैमेज होता है तो उसको ठीक कराने के लिए जो पैसे हैं वो आप नहीं देते, वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो इस तरह के एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोला जाता है, जिसके अंदर लॉस तो आपको हुआ, अब लॉस आपको हुआ लेकिन उसको कंपनसेट करने के पैसे जो हैं वो किसने दिए आपको, इंश्योरेंस कंपनी ने। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये जो लीगल डेफिनेशन ये क्या कह रही है,
a contract by which one party promised to save other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity। अब इसका यूज़ क्या है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कहाँ आता है, कौन लोग इसको यूज़ करते हैं। पहला मैंने आपको बताया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पर क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आर प्राइम एग्जाम्पल्स वेयर द इंश्योरर जो है वो प्रॉमिस करता है टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड, जिसने वो पॉलिसी ले रखी है, अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्क लाइक एक्सीडेंट, थेफ्ट और नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है, फिर बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी इसका यूज़ होता है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स में भी, और एक और अच्छा एग्जांपल से समझना कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी। मैंने किसी के साथ कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो जो ठेकेदार है उसके साथ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता हूँ, तो उस केसेस में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं इंडेमनिटी टू द प्रोजेक्ट ओनर। जो प्रोजेक्ट ओनर होते हैं कि कोई भी डैमेज अगर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के टाइम होगा तो उस डैमेज की जो कॉस्ट है वो जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो वो है वो पे करेगा। ठीक है, तो इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अच्छे से समझना, एग्जांपल के तौर पे सपोज करो ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी से कि भाई तुझे कुछ गुड्स डिलीवर करने हैं, बी ने क्या करा, वो सी को बोल दिया ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को। अब ए ने बोला था बी को और बी ने बोल दिया सी को। ठीक है, तो ए इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट एनी लॉस, अगर ए को कोई लॉस होता है तो वो बी से ले सकता है, दैट बी माइट सफ़र। ठीक है, इफ़ सी फेल्स टू डिलीवर द गुड्स, अगर सी ने टाइम पे नहीं पहुंचाया ना तो वो जो है वो बी से ले सकता है। इफ़ सी इंडीड फेल्स, अगर फेल हो गया वो, कॉजिंग अ लॉस टू बी, A is bound to compensate B for the loss under the contract of indemnity। समझ गए, दोबारा समझो इसको। सपोज करो A कॉन्ट्रैक्ट विद B टू डिलीवर गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। B इन टर्न आस्क C टू ट्रांसपोर्ट द गुड, B ने C को बोल दिया गुड्स देने के लिए। A इंडेमनीफाइज B अगेंस्ट एनी लॉस दैट B माइट सफ़र, अगर बी को कोई लॉस हुआ ना उसमें ए ने इंडेमनीफाई कर रखा था बी को, बी को अगर कोई लॉस हुआ तो ए इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट एनी लॉस दैट बी माइट सफ़र इफ़ सी फेल्स टू डिलीवर द गुड, अगर सी ने नहीं पहुंचाया ना सामान तो जो बी को नुकसान हुआ था उसकी भरपाई ए करेगा। ठीक है, if C indeed fail causing a loss to B, A is bound to compensate for B for the loss under the contract of indemnity। समझ गए, अच्छे से बस रिपीट करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। की फीचर्स क्या हैं इसमें, प्रॉमिस होता है एक तो कंपनसेशन का, कंटिजेंट लॉस के बारे में ये बात करते हैं, स्कोप का मतलब इंडेमनिटी कैन कवर लॉसेस कॉज्ड बाय द इंडेमनीफायर एक्शन और थर्ड पार्टी एक्शन, दोनों में से किसी से भी अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उस केस में ये लॉस को कवर करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन रहती है, प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि भाई नुकसान तो मेरा हो गया, गाड़ी मेरी ठुक गई, पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आ गया तो एक बार फिर पूछ लेना मुझसे। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में बात करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है, इज़ अ लीगल एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी, जो वन पार्टी है गारंटर, प्रॉमिस करता है टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन और डेट ऑफ थर्ड पार्टी टू द क्रेडिटर इफ थर्ड पार्टी फेल्स टू डू सो। असेंशियली इट प्रोवाइड द एश्योरेंस टू द क्रेडिटर दैट द डेट और ऑब्लिगेशन विल बी मेट। मैं समझाता हूँ, परेशान नहीं होना, लीगल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, सेक्शन 126 क्या कह रहा है, फिर अच्छे से समझाऊंगा इसको। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। गारंटर नहीं बन जाते किसी पॉलिसी में कि भाई अगर ये नहीं करेगा तो इस काम को भाई मैं करवा दूंगा। जैसे समाज में बैठते हैं ना लोग, कहते हैं भाई अगर ए बंदे ने ये काम करने से मना कर दिया तो हम बैठे,
हम किस लिए हैं, तो ये हम वाले जो है ना ये गारंटर होते हैं, ठीक है। अब पार्टी कौन कौन इन्वॉल्व रहती है इसमें, जैसे प्रिंसिपल डेटर एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं इसको, जिस बंदे को पैसे देने हैं, क्रेडिटर जिसको देने हैं, और गारंटर जो इन दोनों के बीच में गारंटी लेता है। भाई तू टेंशन ना ले, तेरा भाई बैठा है, मैं करवाऊंगा तुम्हारा समझौता, तो गारंटर वो होता है। Contract of guarantee are commonly used in various financial and business scenario to secure loan, credit or obligation. Some typical use क्या क्या हैं इसके, बैंक लोन से रिलेटेड, बैंक लोन में गारंटर चाहिए होता है। आप देखा होगा, आप कभी मांगने गए होंगे लोन, वहाँ गारंटर मांगते हैं, भाई अगर तू नहीं दे पाए तो भाई हम पैसे कहाँ से लेंगे, तो वो गारंटर पूछते हैं, ठीक है। ट्रेड एंड बिजनेस में वो गारंटर मांगते हैं। लीज एग्रीमेंट्स में, एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में, employer may require employee to provide a guarantor for contractual obligation such as completing specified term of service, कि भाई तेरे को ये काम करना है, और फिर उस केस में मांगते हैं गारंटर कि अगर नहीं कर पाए तो भाई हम किससे, कौन बीच में तेरी गारंटी लेगा, तो उस केस में हम एक बंदे को बिठाते हैं, उसको गारंटर बनाते हैं और फिर उसको मैच्योर करते हैं। दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। सपोज ए जो है प्रिंसिपल डेटर है, कर्जवान बंदा है, बी से लोन लेता है, बी बड़ा धनी आदमी है। सी जो है वो गारंटर बन गया, साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रोमिसिंग दैट इफ ए फेल्स टू रीपे द लोन, सी विल पे बी ऑन एज बिहाफ। इफ ए डिफॉल्ट ऑन द लोन, बी कैन डिमांड पेमेंट फ्रॉम सी। ये होते हैं गारंटर। भाई तू उसकी गारंटी ले रहा था, जब पैसे वो मांगने आया, अब तू बोल नहीं रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, तेरे को देने पड़ेंगे, तो गारंटर की लायबिलिटी बनती है उसको रीपे करने की फीचर क्या है, प्रॉमिस टू पे रहता है। एक तो गारंटर प्रॉमिस टू पे द डेट और फुलफिल द ऑब्लिगेशन इफ प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। सेकेंडरी लायबिलिटी क्या है, ये मतलब इसकी जो है ना प्राइमरी लायबिलिटी नहीं होती गारंटर की, सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। फिर रिटर्न एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आर टिपिकली इन रिटर्न स्पेसिफाइंग द टर्म एंड कंडीशन, ये पढ़ लिया हमने। काइंड्स ऑफ गारंटी, ये कौन कौन सी तरह की होती है भाई देखते हैं। तो स्पेसिफिक गारंटी है, कॉन्टीन्यूस गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी का मतलब वेयर श्योरिटी गारंटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। भाई मेरी राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है तो उस पर ध्यान ना देना, पढ़ने पे ध्यान देना, बस कुछ समझना है तो मेरे से पूछ लेना, बाकी मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ के अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई कि भाई 5,000 रुपये की एक ट्रांजैक्शन थी, उसने ए ने बी को नहीं दिए, तो सी बोला यार ये 5,000 मैं दे दूंगा, तो ये हो गया स्पेसिफिक गारंटी लेके उस काम को कर दिया। तक कंटिन्यूस गारंटी कहने का मतलब अगर ये 5,000 की 50 किस्त है ना और इसने नहीं भरी तो मैं भरूंगा, तो उसमें क्या होता है, इट मे एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फिक्स पीरियड। जैसे कि एग्जांपल 2 साल के लिए जितनी है वो मैं भरूंगा, तो मैं गारंटर था, वो मैं भरूंगा अब उसको, तो ये होता है कंटिन्यूस गारंटी लेना, किसी की स्पेसिफिक गारंटी लेना, ठीक है। तो अब आता है देयर में बी 3 एग्रीमेंट, 3 एग्रीमेंट हो सकते हैं गारंटी के केस में। पहला हो सकता है क्रेडिटर का, जिसने पैसे दिए हैं, और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, ठीक है, वहाँ पर एक गारंटर की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा होता है क्रेडिटर विद श्योरिटी। भाई जो कई बार हम ये नहीं करते कि भाई श्योरिटी से ले लेना, बंदा बीच में आगे श्योरिटी देता है कि अपने 50,000 का जो है अमाउंट ये मैं रख देता हूँ भाई, जब ये तेरे साथ इसका समझौता हो जाए तो ये मेरे वापस कर दियो, तो क्रेडिटर का श्योरिटी के साथ भी एग्रीमेंट हो सकता है। और तीसरा है फिर ये प्रिंसिपल डेटर विद श्योरिटी टू परफॉर्म प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी। जो कर्जवान व्यक्ति है वो श्योरिटी के साथ भी एग्रीमेंट कर सकता है कि भाई अपना जो है एग्रीमेंट, मतलब इस तरह से हाँ ये 3 तरह के एग्रीमेंट है। तीसरा एग्रीमेंट है कि ये कर सकता है कि श्योरिटी के साथ टू परफॉर्म प्रॉमिस और डिस्चार्ज जो उसकी लायबिलिटी बनती है भाई उसको डिस्चार्ज करो। अब श्योरिटी क्या है इसमें वो देखते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, एक बार पूरा इसको देख लेना और अपने दोस्तों के साथ, लव्ड वंस के साथ इसको ज़रूर शेयर कर देना। ये कुर्सी की आवाज़ ज़रूर आपको आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब देखते हैं सेक्शन 128 डिफाइन द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी एज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। जो श्योरिटी होते हैं ना, ये खिलाड़ी जितने हैं भाई उसके बिहाफ पे अपनी श्योरिटी दे देते हैं, सामान की या पैसे की जो भी है, ये उतने ही लायबल होते हैं जितना प्रिंसिपल डेटर। अगर ये डिफ़ॉल्ट कर जाए, इसका फॉल्ट जो है ये अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उस केस में श्योरिटी की भी सेम लायबिलिटी बनती है उसको काम को पूरा करने की।
मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेम एज द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, राइट्स ऑफ श्योरिटी क्या क्या होते हैं। अब श्योरिटी ये थोड़ी है भाई फंसेगा, उसके भी तो कुछ राइट होंगे, वो भी तो अपने आप को कहीं ना कहीं बचा सकता है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि हम गारंटी से पढ़ते पढ़ते श्योरिटी में कहाँ चले गए। ये मैंने आपको जस्ट बताया कि 3 तरह के एग्रीमेंट होते हैं इस तरह के केसेस में, कि क्रेडिटर का प्रिंसिपल डेटर के साथ, क्रेडिटर का श्योरिटी के साथ। तो इस कंटेक्स्ट में हम श्योरिटी को पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, श्योरिटी क्या है, क्या इसके राइट्स हैं। राइट्स होते हैं श्योरिटी के राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। कहने का मतलब पहला राइट होता है राइट ऑफ सबरोगेशन, सेम एज क्रेडिटर। कहने का मतलब अगर इसने श्योरिटी ने पैसा दे दिया उसके बिहाफ पे, तो जैसा क्रेडिटर उससे लायबल था जो प्रिंसिपल डेटर से पैसे लेने के लिए, तो ये भी लायबल हो जाएगा। इसको भी पूरा राइट मिलेगा श्योरिटी को कि प्रिंसिपल डेटर से ले। ये थोड़ी है उसके बिहाफ पे दे रहा है तो इसका मतलब इसको अकेले को देने हैं, वो तो देने तो उसको थे लेकिन दे ये रहा है, तो बाद में वापस तो लेगा ना उससे। तो ये होता है राइट ऑफ सबरोगेशन। फिर होता है राइट ऑफ इंडेमनिटी। ये भी इसका जो है श्योरिटी का राइट होता है। ये क्या होता है, एक इम्प्लाइड प्रोमिस होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, इम्प्लाइड, जो ना रिटर्न हो ना वर्बल हो, लेकिन हाँ उसका ये दायित्व जो हिंदी में बोले वो बनता था काम करने के लिए, इसलिए राइट ऑफ इंडेमनिटी होता है इम्प्लाइड प्रोमिस ऑफ प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। ठीक है, ये इसका राइट है। प्रिंसिपल डेटर को इंडेमनीफाई करना होता है श्योरिटी को। ठीक है, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, मैंने राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर बता दिया। अब क्रेडिटर के अगेंस्ट में क्या राइट है, राइट टू क्लेम सिक्योरिटी। सेक्शन 141 बात करता है सिक्योरिटी का मतलब, अगर प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे मैंने पैसे दिए हैं तो जो सामान प्रिंसिपल डेटर ने वहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पे रखा था वो मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है, राइट सेट ऑफ काउंटर क्लेम डिडक्शन। ठीक है, ये भी इसका राइट होता है। राइट टू शेयर रिडक्शन, राइट टू आस्क क्रेडिटर टू टर्मिनेट डेटर्स सर्विस। कहने का मतलब पैसे मैं दे रहा हूँ तो क्रेडिटर को बोलेगा कि भाई जो डेटर की है वो सर्विस टर्मिनेट कर दे, उसका राइट है ये। ठीक है, राइट टू आस्क क्रेडिटर, जिसने पैसे दिए हैं उसको बोलेगा कि टर्मिनेट कर दे डेटर्स की सर्विसेज को। समझ गया, और मेरे से डील कर अब तू डायरेक्ट 1-on-1। एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन गिव्स गारंटी फॉर द ऑनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अनदर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय डिफॉल्ट, द श्योरिटी हैज़ राइट टू डिमांड द एम्प्लॉय बी डिसमिस्ड। कहना मतलब मैंने गारंटी ले ली भाई ये बढ़िया बंदा है, इसके बिहाफ पे मैंने ले ली कि ये 1 नंबर का काम करेगा, और काम नहीं करा उसने धेले का भी, तो उस कंटेक्स्ट में मेरे पास राइट है, जिसने उसकी सिफारिश करी थी ना उसके पास राइट है उसको एम्प्लॉय को डिसमिस करवाने तक का। ठीक है, और ये राइट अगेंस्ट श्योरिटीज़ क्या क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ, अभी हम पढ़ रहे हैं आपको पता है। तो राइट टू कंट्रीब्यूशन बॉन्ड इन डिफरेंट सम्स, बस मोटे मोटे तौर पे ऊपर से देख लो, ये बहुत ही डेप्थ में इसको देखने की अभी हाल फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। डिस्चार्ज कैसे होगा, एक तो वो रिवोक कर दे, अपने आप को कहे कि भाई मैं श्योरिटी नहीं हूँ, और क्रेडिटर को बोल दे कि भाई मैं इसकी श्योरिटी नहीं लेता और ये तू जाने तेरा काम जाने। ठीक है, या फिर श्योरिटी की डेथ हो जाए, या फिर वेरिएंस आ जाए कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में। डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर या तो सारा रुपया दे दे उसको, मतलब मनी उसको दे दे बाय लॉस ऑफ द श्योरिटी बाय क्रेडिटर। ठीक है, सिक्योरिटी, अगर क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी रखी थी वो ही गुम कर दी, तो किस चीज़ के पैसे मांग रहा है तू क्रेडिटर भाई, तेरे को नहीं मिलेगा कुछ अब। तो यहाँ से श्योरिटी की भी जो है लायबिलिटी वो डिस्चार्ज हो जाती है। अब ये है बहुत ही बढ़िया मज़ेदार समझाने के लिए आपको कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कंफ्यूज हो गए होंगे ना भाई, इंडेमनिटी में भी वो उसके भी हाफ पे दे रहा है, गारंटी में भी वो उसके भी हाफ पे दे रहा है, चक्कर क्या है अब दिखाते हैं क्या चक्कर है। पहला डिफरेंस आता है नंबर ऑफ पार्टीज़ में। जो इंडेमनिटी वाला है इसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक तो इंडेमनीफायर, एक इंडेमनीफाइड। लेकिन जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी, एक तो प्रिंसिपल डेटर जो बेचारा कर्जवान है, एक जिसे पैसे लिए हैं, और एक जो गारंटर बना है। नेचर ऑफ लायबिलिटी में इंडेमनिटी के केस में इंडेमनीफायर लायबिलिटी जो है वो प्राइमरी होती है, और इंडेमनीफायर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेटिंग द इंडेमनीफाइड फॉर एनी लॉस कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। और गारंटी के केसेस में गारंटर लायबिलिटी जो है वो सेकेंडरी होती है, पहली गारंटी तो प्रिंसिपल डेटर की होती है। फिर तीसरा पर्पस क्या है भाई इन दोनों में,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है उसका पर्पज है प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर एनी लॉस डैमेज दैट अकर प्रोटेक्टिंग द इंडेमनीफाइड, कंपनसेशन देना। और गारंटी का मतलब है एश्योरेंस दैट द डेट और ऑब्लिगेशन विल बी फुलफिल्ड, हो जाएगी। यहाँ तो कंपनसेशन, यहाँ तो पैसे ही दे रहा बंदा सीधा, यहाँ एश्योरेंस दे रहा भाई ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। फिर है आपका फोर्थ स्कोप। स्कोप में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का स्कोप क्या है, कवर लॉसेज और डैमेजेस ड्यू टू द स्पेसिफिक इवेंट और फ्रॉम थर्ड पार्टी, इधर फ्रॉम इंडेमनीफायर और थर्ड पार्टी। लेकिन गारंटी के केसेस में ऑब्लिगेशन तभी बनेगी जब प्रिंसिपल लेटर के जो है वो फेल हो जाए अपनी लाइबिलिटी पूरी करने में। एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मैंने बता दिया ना, इंश्योरेंस कंपनी होगी। ये क्या है, इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफायर होगी। एग्री टू कंपनसेट अ होम ओनर जो इंडेमनीफाइड था फॉर द डैमेज ड्यू टू फायर, द इंश्योरर डायरेक्टली कंपनसेट द होम ओनर फॉर द लॉस। ये हो गया इंडेमनिटी के केस में। अब आ गया आपका कॉन्ट्रैक्ट के केस में एग्जांपल। वो क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो गारंटर बन जाता है, गारंटी करता है एक बैंक लोन की टेकन बाय फ्रेंड जो प्रिंसिपल डेटर है, कर्जवान व्यक्ति फ्रॉम अ बैंक जो क्रेडिटर है, धनवान व्यक्ति। द गारंटर प्रोमिस टू रीपे द लोन इफ फ्रेंड डिफॉल्ट, भाई मेरे दोस्त ने नहीं दिया ना तो मैं दूंगा, और वो दोस्त हो गया पियो, भाग गया इधर उधर। अब गारंटर बेचारा लेके कागज़ खड़ा है कोर्ट में कि भाई मैं क्या करूं, उस टाइम तो हमारी दोस्ती थी, अब तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कहने का मतलब गारंटर बनने से पहले 10,000 बार सोचें, ठीक है। फिर राइट ऑफ रिकवरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द इंडेमनीफायर डज नॉट हैव राइट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एनीवन बिकॉज दे आर डायरेक्टली लायबल फॉर द लॉस। ये नहीं ले सकता रिकवरी का राइट इंडेमनीफायर को, नहीं है इंडेमनिटी के केस में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के केट में, के इट्स नॉट केट इट्स केस, इफ द गारंटर पेज द डेट, गारंटर ने दे दिया सारा कर्जा उसका, देन दे हैव द राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। कंक्लूजन, contract of indemnity and contract of guarantee serve different purpose and involve different legal obligation. Understanding these differences is crucial for parties entering into such agreement to ensure the adequate protected and aware of their responsibility। ये होगा बहुत मस्त वाला कवर हमारा। अब हम कवर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को। जी हाँ, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ये इसमें तीसरे नंबर पे रखा है मैंने। ये चैप्टर है हमारा 9, 8 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर 9 148 to 181 ये बात करेगा बेलमेंट और प्लेज के बारे में। क्या चीज़ें हैं दोनों, मज़ेदार चीज़ें हैं, आइए समझते हैं। डरना नहीं है, बहुत ही आसान है, अभी थोड़ी देर में सारा समझ में आ जाएगा। बेलमेंट सेक्शन 148 जो है वो बेलमेंट की डेफिनेशन बताता है। क्या होती है भाई डेफिनेशन, पहले तो ये जान ले। बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट when purpose is accomplished be returned or otherwise disposed according to the direction। कहने का मतलब एग्जाम्पल इधर, कुछ गिरवी रखना, ठीक है। मैंने गिरवी रख दिए अपने गहने कि भाई मेरे को 50,000 दे, ये गहने रहे मेरे 51,000 के। तो मैंने गहने गिरवी रख दिया और मैंने अपने जो ज्वेलरी आर्टिकल्स हैं, गहने जिन्हें बोल रहा हूँ मैं अभी, अगर वो मेरे को वापस लेना है तो पैसे मैं उसको वापस दे के और अपने गहने उल्टे ले सकता हूँ, ठीक है। जब मेरा मकसद हल हो जाएगा मैं उसके पैसे वापस दे दूंगा और गहने उल्टे ले लूँगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आप समझते हैं इसको। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड इज कॉल्ड बेलर, जो गुड दे रहा है, एंड द पर्सन हुम दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड बेली। कहने का मतलब जिससे पैसे लिए जा रहे हैं दैट इज बेली, जो पैसे ले रहा है दैट इज बेलर। बेलमेंट इन्वॉल्व 2 एसेंशियल है इसके। पहला डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज, और दूसरा क्या है, व्हेन पर्पज इज अकम्प्लिश the goods shall be returned or otherwise be disposed according to the direction of the person delivering them। ज़्यादा ये एग्जांपल के तौर पे मोटे मोटे पे आपको समझ में आ गया होगा। आपका मन करे तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब काइंड्स ऑफ बेलमेंट पे चलते हैं हम। बेलमेंट में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रिवॉर्ड एंड बेनिफिट। बेनिफिट किसके लिए, एक्सक्लूसिव बेली के लिए, एक्सक्लूसिव बेलर के लिए और बोथ के लिए। तो ये अलग चीज़ है रिवॉर्ड, ठीक है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये 2 तरह से ये हम डिफरेंशिएट करते हैं बेलमेंट को, ठीक है। ये आ गई आपकी ग्रेटिचियस बेलमेंट, फिर नॉन ग्रेटिचियस बेलमेंट। ये क्या होती हैं,
देखिए इस तरह की बेलमेंट का मतलब, बेल तो मैंने बता दिया, कुछ गिरवी रखना। ग्रेटिशियस बेलमेंट क्या होती है? नो कंसिडरेशन बिटवीन देम, सो नो वन एंटाइटल फॉर रेम्यूनरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? बताया था मैंने आपको, लेना देना, मतलब मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो बदले में आपसे कुछ ले रहा हूँ, कंसिडरेशन। ठीक है, अगर इस तरह की कोई कंसिडरेशन नहीं हो रही है तो सो नो वन एंटाइटल फॉर रेम्यूनरेशन, किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन नॉन ग्रेटिशियस जो बेलमेंट होती है वो होती है कंसिडरेशन पास्ड होती है इसमें दोनों को। बाइक कर, जैसे बाइक ली, हायर करी किसी ने, तो देने वाले ने बाइक दी, कंसेंट दिया तभी तो उसने हायर करी। तो इस तरह के होते हैं नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट आपके। और बेनिफिट होते हैं एक्सक्लूसिवली बेली के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सक्लूसिवली बेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोथ, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जितना भी मैं आपको समझा रहा हूँ ये पूरा का पूरा आपको मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना हमें। ठीक है, तो ड्यूटीज़ ऑफ बेलर क्या क्या है इसमें? बेलर मैंने बताया ना, कौन बंदा है बेलर? बेलर वही बंदा है जो सामान गिरवी रख रहा है और पैसे ले रहा है। टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड, ये पढ़ लीजिएगा आप, देखिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ड्यूटी है ये इसकी। भाई कोई मैंने सामान दिया, 22 कैरेट का सोना था वो, और मैंने उसको कह दिया ये 24 कैरेट का है, तो इस तरह का काम नहीं हो सकता। तो बेलर जो सामान दे रहा है ये उसकी ड्यूटी है डिस्क्लोज करना अगर उसमें कुछ फॉल्ट है तो, रीपे करना नेसेसरी एक्सपेंस को, इंडेमनिटी करना बेली को, ठीक है, रिसीव बैक करना गुड्स को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी लॉस डिफेक्ट इन टाइटल। डिफेक्ट इन टाइटल का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि मैंने कहा ये सोने की आइटम मेरी है, अदरवाइज, ठीक है, बाद में पता चला ये सोने की आइटम तो उसकी खुद की नहीं थी, उसके फ्रेंड की थी, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये बेलर की बनती है पैसे लेते टाइम उसको बताना है कि ये टाइटल किसका है, ये इस पे प्रॉपर्टी पे राइट किस चीज़ है। तो ड्यूटी ऑफ बेली क्या क्या है? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, भाई मैंने पैसे दे दिए उसको बदले में, लेकिन मैंने सामान जो रखा है उसका ध्यान भी तो रखूँगा। नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज़ ऑफ गुड्स, अनऑथराइज यूज़ नहीं करूँगा। नॉट टू मिक्स गुड, नॉट टू रिटर्न गुड्स बेल्ड, और टू रिटर्न इंक्रीज प्रॉफिट एकर्ड। ठीक है, राइट ऑफ बेलर, राइट ऑफ बेली। अभी हमने पढ़े थे ड्यूटीज़, अभी हम पढ़ेंगे राइट्स। राइट बेलर के क्या हैं? सू कर सकता है, भाई मैंने पैसे भी देने को तैयार हूँ और मेरे को मिल भी नहीं रहे, तो ये गलत बात है, मेरा सामान वापस नहीं मिल रहा, तो ये सू कर सकता है। ठीक है, राइट टू टर्मिनेट कर सकता है उसको, बेलमेंट को। ठीक है, राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड एट एनी टाइम, दे भाई वापस दे मेरा सामान, पकड़ पैसे अपने। गेट कंपनसेशन फॉर फ्रॉम बेली ऑन अनऑथराइज यूज़ ऑफ गुड्स, भाई अगर उसने मेरे दिए हुए सामान का अनऑथराइज यूज़ कर लिया तो मैं उस केस में कंपनसेशन डिमांड कर सकता हूँ उससे। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं लॉ, ताकि हमें पता चले कि हमारे राइट क्या हैं। सबसे बड़ा कारण है लॉ पढ़ने का, अपने राइट्स को जानना। ठीक है, फिर क्लेम जो है वो मैं डैमेज कर सकता हूँ, सूट कर सकता हूँ अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। राइट टू क्लेम इंक्रीज वैल्यू और प्रॉफिट, ये सारे राइट हैं बेलर के। अब बेली के क्या राइट है? पैसे तो इसने भी दिए हैं, तो जो ड्यूटी बनती है ना बेलर की, ये रही ड्यूटी बेलर्स की, ये बेली के राइट है जानना कि भाई इसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं है, दिस इज़ बेली राइट। रीपे नेसेसरी जो एक्सपेंस था उससे पूछना कि भाई नेसेसरी जो एक्सपेंस है वो देना पड़ेगा, तो ये उसकी ड्यूटी है, इसकी ड्यूटी है, उसका राइट है। ठीक है, इसकी ड्यूटी है टू रिसीव बैक गुड्स, और इसका राइट है टू रिसीव बैक अपना पैसा उसको गुड्स देने के बदले में, तो जो उसकी ड्यूटी है वो इसका राइट है। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, मज़ेदार टॉपिक, बेहद खतरनाक, नहीं खतरनाक नहीं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज़ अ टाइप ऑफ बेलमेंट। टाइप ऑफ बेलमेंट का मतलब कुछ गिरवी रखना, वेयर पर्सनल प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी as security for debt obligation and with the understanding that the property will be returned once the debt is paid or obligation fulfilled। अब इसकी डेफिनेशन 172 बताता है सेक्शन। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि बेलमेंट क्या है? ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट इज कॉल्ड प्लेज। किसी चीज़ को गिरवी रख देने को प्लेज बोला जाता है। बेलमेंट ऑफ गुड है, सिक्योरिटी के तौर पर किसी चीज़ को गिरवी रख दिया तो दैट इज़ कॉल्ड प्लेज। एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे। दो बंदे होते हैं इसमें, प्लेजर और प्लेजी। प्लेजर जो प्रॉपर्टी रखता है सिक्योरिटी के तौर पर,
प्लेजी द पर्सन टू होम द प्रॉपर्टी इज प्लेज्ड एंड होल्ड्स द सिक्योरिटी, जो रखता है सामान मेरा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज आर कॉमनली यूज्ड इन वेरियस फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन, सिक्योर लोन, फलाना डिगड़ा, ये वो मोटे मोटे तौर पे पढ़ लो, आप बोर नहीं होना। सिक्योरिंग लोन्स में, ट्रेड कॉमर्स में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल अगर समझ में आ गया ना तो समझ लियो आधा चैप्टर आपको समझ में आ गया। ए एक प्लेजर है, बोरो करता है मनी से, बी से, एंड प्लेज इज गोल्ड ज्वेलरी रख देता है, ठीक है। इफ री पे करता है तो उल्टी दे देगा, नहीं तो उसको यूज़ कर लेगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ऊपर वाले में और नीचे वाले में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। इसका भी जो है अभी हम जो डिफरेंस है वो अभी डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहो। पहले अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ डेट और रहती है इसमें, की फीचर क्या क्या, सिक्योरिटी ऑफ डेट, ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन, राइट टू सेल, राइट टू प्रॉपर्टी, रिटर्न टू ऑफ प्रॉपर्टी, ये इस तरह के जो है वो राइट्स हैं इनके। कंसोलिडेट इसका कंक्लूजन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर सिक्योरिंग लोन obligation by using personal property as collateral. It offered protection to the pledgee by allowing them to hold and if necessary sell the pledged property to recover the debt, ठीक है। तो ये था सभी। तो देखिए अभी हम जो ये एग्जांपल और ये कवर कर चुके थे, अब असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लेज के बारे में पढ़ेंगे। और कन्फ्यूज़न नहीं होना। देखिए जब तक कोई टॉपिक लास्ट तक ख़त्म नहीं होता ना, तो आप उसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़ ना होया करिए, क्योंकि स्टार्टिंग की कोई चीज़ें होती हैं ज़रूर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, लेकिन लास्ट तक आते आते कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। असेंशियल एलिमेंट क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए, पोजेशन होना चाहिए गुड्स का, मूवेबल गुड्स ओनली। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जानने की बात है कि यहाँ पर सिर्फ मूवेबल गुड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जब मैं प्लेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन द रिसिट ऑफ द फुल ड्यूज, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। तो ये असेंशियल पार्ट है, एलिमेंट्स हैं असेंशियल प्लेज के। फिर उसके बाद ड्यूटी, जो प्लेजर की ड्यूटी क्या क्या है, टू पे डेट ऑफ प्लेजर, ठीक है, और टू पे ड्यूटी टू कंपनसेट और ड्यूटी टू प्लेज, ये सारी ड्यूटी हैं। ये है प्लेजर की ड्यूटी। प्लेजर मैंने आपको ऊपर भी बताया कि कौन होता है, यहाँ पर मैंने डिस्कस करा था। प्लेजर होता है पर्सन हु प्लेज द प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी, जिसने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पर रखी है, वो आ रहेगा, ठीक है। और ड्यूटीज़ ऑफ प्लेजी क्या है, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स प्लेज्ड विद हिम, वो बस उसका सामान का ध्यान रखना, अपने सामान के साथ उसको मिक्स ना कर देना, नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज यूज़ उसका, ये उसकी ड्यूटीज़ हैं। अब राइट क्या है प्लेजर का, प्लेजर को यहाँ पॉनर भी कहा गया है। पॉनर जो पॉन शॉप्स होती हैं जहाँ पर आप सामान रख के वहाँ से पैसे लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पॉनर। तो राइट टू गेट गुड बैक, ठीक है, राइट टू रिडीम डेट, राइट टू प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस ऑफ गुड्स, एक्सपेंस ऑफ सेपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ डैमेज, ये राइट्स हैं प्लेजर के। अब प्लेजी के बारे में, जिसे पॉनी भी बोला गया है, तो इसको उसको रिटेन करके रखना है, जो प्रॉपर्टी आपने इसको दी है संभालने के लिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है उनका राइट है इसका, जो उसको संभालने के लिए इसने पैसे खर्च हुए हैं इसके, वो भी इसका राइट है। राइट अगेंस्ट द ट्रू ऑनर व्हेन द टाइटल इज़ डिफेक्टिव, भाई अगर आपने इसको दिए बाद में पता चला आपने कोई और ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, तो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट भी इसका जो है वो राइट बनता है। अब डिफरेंस से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, प्लेज और बेलमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए जो डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ये है स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट, ध्यान रखिएगा ये बेलमेंट वर्ड यहाँ मेंशन किया हुआ है, जहाँ पर गुड्स डिलीवर होते हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स होता है, यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं हम उसको सामान को, और यहाँ पर पोजेशन के तौर पर दिया जाता है फॉर वन पर्सन टू अनदर फॉर स्पेसिफाइड पर्पज आफ्टर द गुड्स आर टू बी रिटर्न फॉर द डिस्पोज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो हो रहा है यहाँ पर प्लेज के अंदर, यहाँ पर टाइप बेलमेंट वेयर द गुड्स आर डिलीवर एज सिक्योरिटी, और यहाँ पर उनका पोजेशन दिया जा रहा है फॉर वन पर्सन टू अनदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है।
पर यहाँ पर पर्पस के लिए दिया जा रहा है, यहाँ पर हम जो डेट वगैरह दे रहे हैं ले रहे हैं उसके लिए दिया जा रहा है। प्लेज और बेलमेंट में डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको। अब प्लेज बात करता है टू सर्व एज सिक्योरिटी, ठीक है, और बेलमेंट बात करता है फॉर सेफ कीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर और एनी अदर स्पेसिफाइड पर्पस, ठीक है। पार्टी कौन कौन इन्वॉल्व होती है? प्लेज में होती है प्लेजर और प्लेजी, और बेलमेंट में बेलर और बेली। नेचर ऑफ पोजेशन कैसा है? प्लेज में क्या होता है? प्लेजी होल्ड पोजेशन ऑफ गुड्स एज कोलेट्रल यूनिट, एज द कोलेट्रल यूनिट दैट इज रीपेड, ठीक है। और बेलमेंट में क्या होता है? बेली होल्ड पोजेशन ऑफ गुड टेम्परेरीली फॉर स्पेसिफिक पर्पज एंड मस्ट रिटर्न। तो बेलमेंट में तो उसको मस्ट रिटर्न करना होता है, ऐसा नहीं कि वो अपने पास रख लेगा, पर यहाँ पर मस्ट रिटर्न नहीं होता प्लेज में। अगर वो नहीं दे पा रहा है तो आप उसको डिस्पोज ऑफ करके अपने पैसे पूरे कर सकते हो। राइट टू सेल, देखा वही टॉपिक आ गया। प्लेजी हैज़ राइट टू सेल द प्लेज गुड इफ प्लेजर डिफॉल्ट, यहाँ पर राइट टू सेल है, ठीक है। बेलमेंट, बेली डज नॉट हैव राइट टू सेल द बेली गुड अनलेस स्पेसिफिकली अथोराइज्ड, नहीं बेच सकता है यहाँ पर। ये देखते हैं ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है, भाई क्या कन्फ्यूज़न है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन, सुनने में सेम लगता है लेकिन डिफरेंस आपको पता चल गया। ऑनरशिप ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अंदर ऑनरशिप रिमेन्स विद द प्लेजर, ओनली पोजेशन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम है, ऑनरशिप रिमेन्स विद द बेलर, ओनली पोजेशन ट्रांसफ़र होता है। रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स आर रिटर्न टू द प्लेजर वंस द डेट इज़ पेड, ठीक है। और गुड्स आर रिटर्न टू द बेलर आफ्टर द पर्पज़ ऑफ द बेलमेंट अकम्पलिश। जो पर्पज़ होता है बेलमेंट में तो देखो पर्पज़ होएगा, ठीक है, और प्लेजर में जो है वो हमारा, हम जब तक उसका पैसा या कुछ उससे लिया हुआ सामान वापस नहीं दे रहे तब तक उसके पास रहेगा। बेलमेंट के अंदर हमारा पर्पज़ रहेगा। वो एग्जांपल यहीं से समझाऊंगा मैं आपको। यूज़ ऑफ गुड्स, प्लेजी जनरली डज नॉट हैव राइट टू यूज़, बेली मे यूज़ द गुड एज पर द टर्म्स। अब एग्जांपल देखिए, प्लेज का एग्जांपल क्या है? प्लेजिंग गोल्ड ज्वेलरी टू अ बैंक एज अ सिक्योरिटी लोन, दैट इज़ प्लेजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, वो कन्फर्म हो गया। सिक्योरिटी लोन के तौर पे दी गई, ये कंफर्म हो गया। बेलमेंट में डिलीवरिंग अ कार टू सर्विस सेंटर फॉर रिपेयर और गिविंग लगेज टू होटल फॉर सेफ कीपिंग। आया ना मज़ा? समझ के समझोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो राइट टू कंपनसेशन, अब लॉ जो है ना वो रटने की चीज़ नहीं, वो समझने की चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, अब ये क्या ताम झाम है भाई। प्लेज, इसमें क्या होता है? राइट टू कंपनसेशन में प्लेजी कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम प्लेजर फॉर एनी लॉस इनकर्ड ड्यू टू द प्लेजर्स डिफॉल्ट, पर बेली कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड इन रिलेशन ऑफ गुड्स। जैसे कि होटल ने सेफ कीपिंग के लिए जो खर्चा किया, एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा उसका सामान रखने के लिए, वो उससे वो मांग सकता है। कौन मांग सकता है? बेली। किससे? बेलर से। लिखा है ना, बेली कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर एक्स्ट्रा रिलेशन ऑफ गुड्स। रेलिवेंट सेक्शन, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वैसे पहले बेलमेंट मुझे इसमें डिटेल में डिस्कस करना था, फिर प्लेज करना था, लेकिन थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि बेलमेंट के जो सेक्शन है वो है 148 to 171 और प्लेज के जो सेक्शन है वो है 172 to 181। तो ये याद रखिएगा। By the understanding, these different parties can appropriately apply each of the contract in legal, commercial contract, ensuring their rights and legal and obligation defined and protected। अब लास्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज चैप्टर 10, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये क्या तामझाम है, ये क्या लफड़ा है, इसको भी समझेंगे अभी। ये लास्ट चैप्टर है। लास्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चैप्टर जो 11 है वो रिपील करके पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया था, वो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। तो देखा जाए तो टोटल इसमें 11 चैप्टर थे जब ये बना था, तो 2 रिपील कर गए थे, तो 9 बचे हैं। 2 कौन से रिपील कर गए थे? एक तो 7 और एक 11। अब 2, ये 9 बचे हैं, तो उसमें से अब फाइनली जो चैप्टर है वो लास्ट जो रह गया वो 10 चैप्टर है, क्योंकि 11 रिपील हो चुका है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज ए लीगल एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी का मतलब जो प्रिंसिपल है, जो अपॉइंट करता है, अपॉइंट अनदर पार्टी, जो एजेंट है, कि भाई मेरे ब्याह पे उससे बात करिए, दैट इज़ मीनिंग। लीगल टर्मिनोलॉजी में इसका जो मीनिंग एक्ट में दे रखा है, एन एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर, रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। ठीक है, 2 बंदे इन्वॉल्व हैं, प्रिंसिपल और एजेंट।
ये इसके कॉन्ट्रैक्ट की एजेंसी वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड, बिजनेस ट्रांजैक्शन में, लीगल रिप्रेजेंटेशन में, जैसे लॉयर्स एक्ट एज ए एजेंट फॉर देयर क्लाइंट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऑफ एजेंसी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रिंसिपल है ए, मतलब जो अपॉइंट करता है उसे प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसने एक बी एजेंट को अपॉइंट करा टू सेल अ हाउस। बी हैज़ अथॉरिटी टू नेगोशिएट विद अ पोटेंशियल बायर एंड फाइनलाइज द सेल ऑन बिहाफ ऑफ ए। इफ़ बी फाइंड अ बायर एंड कंप्लीट द सेल, द ट्रांजेक्शन इज लीगली बाइंडिंग ऑन ए, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी कहने का मतलब जो होता है ना, जैसे हम वकालत में क्या करते हैं, क्लाइंट से वकालतनामा साइन कराते हैं, जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी भी बोला जाता है। इसका मतलब हम उसके बिहाफ पे ही सारा काम करेंगे। तो उसके बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट मैं करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो वो उसके लिए लायबल वो मेरा बंदा होगा, मैं नहीं होऊंगा, ठीक है। की फीचर अथॉरिटी दे देना, फिड्यूशरी ड्यूटी हो जाती है, ये लीगल बाइंडिंग है। ये टाइप ऑफ एजेंट, एजेंट कैन बी जनरल और स्पेसिफिक एजेंट विद लिमिटेड स्पेसिफिक अथॉरिटी। कंक्लूजन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फैसिलिटेटेड बिजनेस और दिस transaction by allowing the principal to delegate tasks and responsibilities to agents. This arrangement enable principal to extend their teach and effective agents and authority carrying creating third parties, creating legally binding relationship with third party. अब सेक्शन वाइज पढ़ लें, 182, 183, 184 अलग अलग चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है, एजेंट पर्सन, एजेंट की डेफिनेशन बता रहा है, कौन होना चाहिए, जो मेजोरिटी होना चाहिए, ठीक है। 184 बता रहा है पर्सन बिटवीन, जो प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में डील करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एजेंट। अब रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट में जो है वो रिलेट करेगी आपकी इस तरह से कि किस किस तरह से एजेंट जो है वो काम करेगा, ठीक है। तो इसमें मोड ऑफ क्रिएटिंग होती है, जैसे प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है वो कैसे बनता है, ये पर्टिकुलरली उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। एक हो गया एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस अथॉरिटी जिसे बोला जाता है कि भाई डायरेक्ट अथॉरिटी दे दी, कर जो मेरे बिहाफ पे करे, लिख के दे दी, रिटर्न में दे दी। एक इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि एक बेटा है, अपने फादर है, जो उसका फादर बाहर है, उसके बिहाफ पे कोई डील कर रहा है, लेकिन कोई उनका रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। बाय रेटिफिकेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मोड ऑफ क्रिएटिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, रेटिफिकेशन क्या होता है, मैं वो आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। छोड़ेंगे कुछ नहीं कवर करके, फिर आपको भेजूंगा मैं आज। देखिए, वेयर एक्ट आर डन बाय वन पर्सन, रेटिफिकेशन समझा रहा हूँ मैं, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज नहीं थी, और अथॉरिटी, ही मे इलेक्ट टू रेटिफाई और डिसऑन सच एक्ट, अथॉरिटी नहीं थी उसकी, ठीक है ना, जो पर्सन इलेक्ट हुआ। तो जो प्रिंसिपल है ना, उसके पास अथॉरिटी है अब क्या करने की, या तो रेटिफाई करे, या जो उसने बिहाफ पे जो एक्ट हुए हैं उसको डिसऑन कर दे, ठीक है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अब ये क्या कह रहा है, इन सच सर्कमस्टांसिस लॉ ट्रीट वन पर्सन एज एन एजेंट टू अनदर, बता दिया मैंने। पावर ऑफ अटॉर्नी टाइप जैसे वकालतनामा होता है उस तरह से समझ लो आप इसको। एक्सप्रेस अथॉरिटी मैंने बता दिया, इम्प्लाइड अथॉरिटी मैंने बता दिया, जैसे कि इम्प्लाइड में एग्जांपल मैंने फादर सन का दे दिया आपको। लेकिन एस्टोपल और नेसेसिटी और बाय होल्डिंग आउट, ये क्या मतलब है। देखिए, एस्टोपल कोई एक ऐसी जो है ना प्रिंसिपल है लॉ का, जो आपने पहले कोई चीज़ बोली है ना, अब आप दोबारा उन चीज़ों से पलट नहीं सकते। अगर आप पलटोगे तो आप पे लॉ ऑफ एस्टोपल लग जाएगा, ठीक है। मतलब आपको कहना, पहले तो आप कोई स्टेटमेंट दे दो कोर्ट में जाके, फिर दूसरी स्टेटमेंट दे दो, तो ऐसी स्टेटमेंट्स पे लॉ ऑफ एस्टोपल वर्क करता है। सेक्शन 237 में मेंशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ठीक है। और एजेंट बाय नेसेसिटी का मतलब हो गया सम टाइम ओइंग टू यू नो circumstances the law confers agency or some person to act as an agent to another without waiting the consent of that person। भाई उस टाइम पे नेसेसिटी थी कोई डिसीजन लेने की, और मेरे को ऑथोराइज बेशक नहीं कर रखा उन्होंने, लेकिन उस नेसेसिटी के बिहाफ पे मैंने डिसीजन ले लिया, तो ये एक रिलेशनशिप बन गया प्रिंसिपल और एजेंट का, ठीक है। तो ये एजेंसी है, ये मैंने बता दिया। सेक्शन आपके कहाँ से कहाँ तक है, 182 से 238 है। देखिए, हमने ना, मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताऊँ, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इस तरह से डील किया है कि आपको ना बेसिक सारी चीज़ें लगभग एक बार समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आप फर्दर डिटेल में जाना चाहते हो तो चाहे आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बुक फिर पढ़ लेना, ठीक है, कोई और बुक जो है वो पढ़ लेना आप,
और डिटेल में जाना है तो और भी जैसे अलग अलग बुक्स आती हैं बड़े बड़े ऑथर्स की, तो वो भी पढ़ के आप फर्दर जो है अपनी इस पे नॉलेज को है वो और एनहेंस कर सकते हो। लेकिन जितना हमने पढ़ा ना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक बार आंखों में से निकल जाए ना तो उसके बाद उसको डिटेल स्टडी करना बड़ा ईजी हो जाता है, उसका फिर डिटेल स्टडी बड़ा ईजी हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल आपसे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहेगी, लेकिन एक बार आपने पूरी मेरी वीडियो देख ली ना, देखिए मैंने ये सारे नोट्स आपके लिए रेडी करें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने यहाँ से स्टार्ट करा, इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें हमने क्या क्या करा, ये जो आपका स्टार्ट करा मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर बताए, टोटल 11 थे, 2 रिपील हो गए, ठीक है। फिर फर्दर मैंने एनफोर्समेंट बताई, 1 सितंबर 1872 से इसकी एनफोर्समेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रपोजल बताया, प्रपोजी बताया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्कीम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 में डिवाइड हुई थी। जनरल प्रिंसिपल वो मैंने डिस्कस करे 1 to 75। फिर स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 124 से 238 तक, वो मैंने डिस्कस करे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड, इलीगल, वॉइड, अनएनफोर्सिबल, वॉइडेबल, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, बिल्कुल डिटेल में सारे देखो ये डिस्कस करें हम बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। ये फिर मैंने असेंशियल एलिमेंट्स आपसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होंगे, एग्रीमेंट होएगा, ठीक है। और फिर कहने का मतलब इंटेंशन होएगा और फ्री कंसेंट, ये सारे असेंशियल हैं। कैपेसिटी किसकी है कॉन्ट्रैक्ट की, वो सेक्शन 11 में बताया है, 12 में बताया है। साउंड माइंड होना चाहिए, 18 से ऊपर का होना चाहिए। फ्री कंसेंट, किसको फ्री कंसेंट बोला जाएगा, किसको फ्री कंसेंट नहीं बोला जाएगा। माइनर है तो क्या कर सकता है, माइनर की कॉन्ट्रैक्ट में होना वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, ये सारा मैंने इसमें डिटेल में बिल्कुल समझाया, ठीक है। ये फ्री कंसेंट, अगर ये 5 चीज़ें आपके उसमें अवेलेबल हैं कंसेंट में, तो आपका कंसेंट फ्री नहीं था। ये 5 एब्सेंट होनी चाहिए, तभी आपका कंसेंट फ्री माना जाएगा। देखो यही टॉपिक्स होते हैं जिन पर कोर्ट में बहस होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी दिखाने के लिए, उसको वॉइडेबल या वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ मैंने इसमें डिस्कस करी आपको। आपके जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ रहे हो, चाहे एक लॉ स्टूडेंट पढ़ रहा है, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट है कोई भी है, तो आपको एक ऐसा ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश करी कि आपका मन खुश हो जाएगा। इसको अच्छे से समझ लेना। नहीं कुछ समझ में आए, देखो पहली बार आप देखते हो कुछ नहीं समझ में आता, मैं मान सकता हूँ। नहीं समझ में आए तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना। और देखो मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही कहूँगा कि एक बार समझ में आने लग गया ना, फिर किसी को आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको खुद भी मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर से ही मोटिवेशन पैदा हो जाएगी, चीज़ें समझ में आने लग गई तो। फिर मैंने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया आपको फर्दर। फिर मैंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो ये सारे टॉपिक्स कवर करे, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इंडेमनिटी के बारे में हमने डिस्कस करा, गारंटी के बारे में हमने डिस्कस करा, इन दोनों का फिर डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने कि ये दोनों अलग कैसे हैं। फिर बेलमेंट के बारे में पढ़ा, फिर प्लेज के बारे में पढ़ा, इन दोनों का फिर डिफरेंशिएट करके पढ़ा कि ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों का, अच्छे से पढ़ना। जो मैंने नोट्स प्रिपेयर करे ना, इसको एक बार पढ़ भी लोगे ना, उतने में भी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में पढ़ा। अभी लास्ट जो ये अभी कवर करा मैंने चैप्टर 10, अब ये फाइनली मैं लास्ट स्लाइड मेरी आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे। ये फाइनली लास्ट स्लाइड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक इनिशिएटिव लिया मैंने कि कुछ ना कुछ ज़रूर मैं भी कंट्रीब्यूट करूं, कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लिटरली उनके लिए, कि मैंने पूरा का पूरा इसमें कोशिश करी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कराऊँ उसको इन डेप्थ भी। मैं अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी रही है मेरी, तो मैं उसको इन डेप्थ भी ऐसा कवर करवाऊँगा कि आप याद रखोगे हमेशा के लिए। और कोई गलती हुई हो तो इसमें मैं पहले आपसे लिटरली ये बोलना चाहता था जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी, लेकिन मैंने तब नहीं कहा। लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैंने कुछ इसमें गलती करी है, मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है जाने अनजाने, तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैंने कोशिश यही करी है कि आपको जितना हो सके अच्छे से समझा दूँ इसको, और आपकी फ़र्दर स्टडी में हेल्प हो जाए। इसके बाद और भी कंसेप्ट जो और भी सब्जेक्ट हैं वो मैं लेकर आऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। फीडबैक वैल्यूएबल है, कमेंट ज़रूर करना जैसा भी आपको लगा हो। कुछ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी मेरे को ज़रूर बताना। शेयरिंग इज़ केयरिंग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। थैंक यू सो मच।